नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई एग्जाम सॉल्यूशंस में। दोस्तों, इसरो एचएसएफसी का पेपर बहुत जल्दी होने वाला है, तो उसी से रिलेटेड हम प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ रेक्टेंगुलर टैंक हैज 5 मीटर लेंथ, 4 मीटर width and 60 meter cube capacity. A small model of the tank is made with a capacity of 480 centimeter cube. Find the length of the model. एक आयतकार टैंक की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और क्षमता 60 मीटर क्यूब है। टैंक का एक छोटा मॉडल 480 सेंटीमीटर क्यूब क्षमता के साथ बनाया गया है। मॉडल की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल टैंक की लेंथ कितनी दे रखी है? ओरिजिनल लेंथ है 5 मीटर। विड्थ कितनी दे रखी है? वो दे रखी है 4 मीटर। और टोटल कैपेसिटी कितनी दे रखी है, या उससे वॉल्यूम बोल सकते हैं, वो 60 मीटर क्यूब है आपके पास। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इससे हम हाइट निकाल सकते हैं इजिली। तो हाइट कितनी हो जाएगी? 60/5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर। तो हाइट यहाँ पे 3 मीटर निकल के आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमने एक टैंक का स्मॉल मॉडल क्रिएट करा और जिसकी कैपेसिटी कितनी है? 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसमें हमें लेंथ को निकालना है। तो अब हम मान लेते हैं कि जो न्यू स्केल है, यहाँ जो हमने चेंजेस करे हैं वो x है। तो उस केस में लेंथ कितनी हो जाएगी? पहले 5 थी, अब 5x हो जाएगी। विड्थ कितनी हो जाएगी? 4x हो जाएगी। और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट हमने 3 लिखा ली थी, 3x हो जाएगी। वॉल्यूम हमें पता है कितना है? 480 मीटर क्यूब। तो 480 इक्वल्स टू 5 इंटू 4 इंटू 3। तो 480 इक्वल्स टू 60 एक्स क्यूब। और एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 480 डिवाइडेड बाई 60 विच इज इक्वल्स टू 8। और एक्स निकल के आएगा आपका 2। अब हमारा x तो 2 निकल गया। अब हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ कितनी थी? 5x। तो लेंथ हो जाएगी आपकी 5 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 मीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा हुआ है, थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज नियंत्रण उपकरण नहीं है? ए मॉसफेट, बी IGBT, सी JFET एंड डी IGBT। यहाँ पे एक IGBT आएगा और एक BJT आएगा। तो इनमें से कौन सा वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस नहीं होता है? BJT इज नॉट अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस। BJT क्या होता है? करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। मॉसफेट और JFET वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं। इसकी कंडक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करा जाता है? जब हम गेट पर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी यानी कि JFET की, मॉसफेट की कंडक्टिविटी को कंट्रोल करा जा सकता है। सेम IGBT भी आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होता है। इसका जो इम्पीडेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई इनपुट इम्पीडेंस, और ये काफ़ी हद तक हाई करंट को झेल सकता है। तो इसके अंदर दोनों खासियत होती हैं। तो ये तीनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होते हैं, मॉसफेट, IGBT और JFET। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, BJT। क्वेश्चन नंबर 3 है, एम्पेयर आर एफिशिएंसी ऑफ अ स्टोरेज सेल इज 0.85। एवरेज टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज 2.1 वोल्ट एंड एवरेज टर्मिनल वोल्टेज ड्यूरिंग चार्जिंग इज 2.55 वोल्ट। व्हाट इज दी वाट आर एफिशिएंसी। एक स्टोरेज सेल की एम्पेयर घंटा दक्षता 0.85 है। डिस्चार्जिंग के दौरान औसत टर्मिनल वोल्टेज 2.1 वोल्ट है और चार्जिंग के दौरान औसत टर्मिनल वोल्टेज 2.55 वोल्ट है। वाट घंटा दक्षता क्या होगी? तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है वाट आर एफिशिएंसी। वाट आर एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? एम्पेयर आर एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में डिस्चार्ज वोल्टेज अपॉन में चार्ज वोल्टेज। तो एम्पेयर आवर एफिशिएंसी कितनी दे रखी है? 0.85। तो इससे लिख लेते हैं 0.85। डिस्चार्जिंग वोल्टेज कितना दे रखा है? 2.1 वोल्ट। तो 2.1 वोल्ट। और चार्जिंग वोल्टेज कितना दे रखा है? 2.55। तो 2.55। बस अब क्या करना है आपको? कैलकुलेशन करनी है। तो उसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका ऑप्शन अप्रॉक्स 0.7 आएगा। सो ऑप्शन नंबर बी 0.7 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ cos x इक्वल्स टू sin 60 sin 30 प्लस cos 60 cos 30। x का मान ज्ञात कीजिए यदि cos x बराबर है sin 60 sin 30 प्लस cos 60 cos 30 के। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको sin 60 sin 30 cos 60 cos 30 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है? वो होती है √3/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। इन वैल्यू को आप पुट कर देते हैं तो cos x निकल के आएगा √3/2 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में √3/2। तो ये हो जाएगा cos x इक्वल्स टू √3/4 प्लस √3/4। और इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा?
cos x इक्वल्स टू 2√3/4। एलसीएम ले लिया है बेसिकली, तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो cos x हो जाएगा √3/2। और cos 30 कितना होता है, √3/2, तो x कितना हो जाएगा 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर डी 30 डिग्री यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए डिवाइड बाय 490 काउंटर रिक्वायर हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स। 490 से भाग देने वाले काउंटर के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी। फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, ये डिजिटल सर्किट होते हैं और ये केवल 1 बिट इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं एंड कैन स्टोर 1 बिट इंफॉर्मेशन, इन्हें बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप। अगर हमें नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड कितने हैं उसका पता लगाना है तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो काउंटर कितने दे रखे हैं, 490 दे रखे हैं, तो 2 की पावर 8 करते हैं तो कितना आएगा, 256 आएगा। और 2 की पावर 9 करते तो कितना आ जाएगा, 512 आ जाएगा। तो 490 के क्लोज वैल्यू 512 है आपकी। सो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे, क्योंकि क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है, 512 है 490 के पास। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द वेरिएशन इन एक्साइटेशन ऑफ सिंक्रोनस मोटर रनिंग विद द गिवन लोड चेंजेस। किसी दिए गए भार के साथ चलने वाली एक तुल्यकालिक मोटर की उत्तेजना में परिवर्तन डैश से बदलता है। A power factor of the motor, B motor speed, C apply voltage of the motor and D all of the above। देखिए अगर सिंक्रोनस मोटर का एक्साइटेशन चेंज हो रहा है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट आता है पावर फैक्टर पर। सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को लीडिंग भी बना सकती है और सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर को लैगिंग भी बना सकती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर को अधिकतर हम किसके लिए यूज करते हैं, एज अ कंडेंसर यूज करते हैं। दैट मीन इसको हम लीडिंग पावर फैक्टर के लिए यूज करते हैं। लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है सिंक्रोनस मोटर में, ओवर एक्साइटेशन। ओवर एक्साइटेशन के केस में क्या होता है, पावर फैक्टर लीडिंग होता है और सिस्टम कैपेसिटिवली बिहेव करता है। वहीं अंडर एक्साइटेड के केस में पावर फैक्टर लैगिंग होता है और ये किस तरह काम करता है, ये इंडक्टिव लोड की तरह काम करता है। तो अगर हम एक्साइटेशन चेंज करेंगे सिंक्रोनस मोटर का तो क्या चेंज होगा, पावर फैक्टर चेंज होगा। सो ऑप्शन नंबर ए पावर फैक्टर ऑफ द मोटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 रजिस्टर हैव रेजिस्टेंस इन द रेशियो 1:2:3 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज 60 ओम। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 प्रतिरोधकों का प्रतिरोध अनुपात 1.2.3 है। जब वे समांतर में जोड़े जाते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध 60 ओम होता है। जब वे श्रृंखला में जोड़े होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध कितना होगा। सो सपोज लेट रेजिस्टेंस बी x, तो पहले का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, दूसरे का 2x हो जाएगा, तीसरे का 3x हो जाएगा। अगर तीनों रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े होंगे तो क्या हो जाएगा, 1/xp इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/2x प्लस 1/3x। और जब रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा था तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसे हम टोटल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कितना था, 60 था। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 6x यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 6 + 3 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/60 11/6x। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 11 × 60/6, तो 6 10 जा 60 और x कितना आ जाएगा 110। अब हमने क्या करा है, उन्हीं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करा है, तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, x + 2x + 3x, तो ये हो जाएगा 6x। और x का मान हमें पता है कितना है, 110, तो 6 × 110, तो ये हो जाएगा 660 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 660 ओम। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा लेंदी ये क्वेश्चन है नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एसी सर्किट द रेशियो ऑफ केवीए अपॉन केडब्ल्यू इज। एक एसी सर्किट में केवीए भाग केडब्ल्यू का अनुपात क्या होता है, पावर फैक्टर, बी लोड फैक्टर, सी फॉर्म फैक्टर एंड डी नन ऑफ दिस। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का रेशियो होता है रियल पावर अपॉन में रिएक्टिव पावर। और पावर फैक्टर क्या मेजर करता है कि हम किसी भी इलेक्ट्रिकल पावर को कितनी एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं। तो रियल पावर कितनी होती है, कैसे मेजर करते हैं, किलोवाट से। रिएक्टिव पावर को केवीए से मेजर करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है उल्टा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 है, एन इंडक्टर ऑफ रिएक्टेंस 100 ओम, a capacitor of reactance 50 ohm and a resistor of 50 ohm are connected in series. What is the power factor of the circuit? 100 ओम प्रतिघात का एक प्रेरक 50 ओम प्रतिघात के एक संधारित्र तथा 50 ओम का एक प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं। परिपथ की शक्ति का गुणांक ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो कितना दे रखा है 100 ओम, ये जो वैल्यू है इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू है। नेक्स्ट कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है 50 ओम, जो ये वैल्यू दे रखी है कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू भी 50 ओम दे रखी है। अब सीरीज आरएलसी सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, जेड से, उसका फॉर्मूला क्या होता है, जेड इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो जेड इक्वल्स टू 50 का स्क्वायर प्लस 100 माइनस 50 का होल स्क्वायर, तो जेड बराबर 50 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं 50√2। अब हमें पावर फैक्टर निकालना है, तो पावर फैक्टर कॉस पाई क्या होता है, आर अपॉन में जेड। तो रेजिस्टेंस का मान तो हमें पता है कितना है 50, और जेड कितना निकाला है 50√2, तो इस 50 से ये 50 कट जाएगा, कॉस पाई कितना आएगा 1/√2। सो ऑप्शन नंबर बी 1/√2 यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द ओपैम्प सर्किट रिप्रेजेंट बिलो इज, नीचे दिए गए ओपैम्प सर्किट निम्न को दर्शाता है, ए लो पास फिल्टर, बी बैंड रिजेक्ट फिल्टर, सी हाई पास फिल्टर एंड डी बैंड पास फिल्टर। तो जो ये इमेज दे रखी है वो किसको दर्शा रही है, ये लो पास फिल्टर को दर्शा रही है। अब एक जो वैल्यू होती है इसको थोड़ा ध्यान से समझना, एक हमारी कट ऑफ वैल्यू होती है, इसको हम कट ऑफ वैल्यू मान लेते हैं, इससे लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू को हम मान लेते हैं लो वैल्यू, और इससे राइट हैंड साइड वैल्यू को मान लेते हैं हाई वैल्यू। तो लो पास फिल्टर क्या करता है, केवल लो वैल्यू को अलाउ करता है, या लो फ्रिक्वेंसी को अलाउ करता है, या लो सिग्नल को अलाउ करता है, और हाई सिग्नल को रिजेक्ट कर देता है। लो पास फिल्टर हमेशा और केवल लोअर फ्रिक्वेंसी वैल्यू को अलाउ करेगा और हायर फ्रिक्वेंसी वैल्यू को रिजेक्ट कर देगा। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है लो पास फिल्टर में, इसमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, या कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है वो हाई होता है। दैट मीन्स जो कैपेसिटर होगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा। तो जब ये ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा तो सारा सिग्नल किससे निकलेगा, सारा सिग्नल रेजिस्टेंस के थ्रू निकलेगा, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, जो कैपेसिटिव का रिएक्टेंस होता है वो डिक्रीज होता है, और कैपेसिटेंस शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लो पास फिल्टर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।